प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो गिनती वाली संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम 0 और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं या होल नंबर्स कहलाती हैं। और हमने ये देखा था कि सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। अब यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक और मिला दें तो संख्याओं का ये समूह जो है पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स, कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए और जहाँ पर q अर्थात कि हर 0 ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने उदाहरण लिए थे 3/4, 5/7, 1/2 या 7/3, जो माइनस वाली संख्याएं भी ले सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा हमने पूर्णांकों पर भी विचार किया था कि कोई भी पूर्णांक जो है उसको हम डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, कि 3 को जैसे 3/1, इसी तरह से किसी ऋणात्मक पूर्णांक -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। इतना हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे, अब परिमेय संख्याओं के बाद में 5वें नंबर पर आता है अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। अब देखिए, जैसे हमने परिमेय संख्याएं पढ़ा था कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए जहाँ q 0 ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये इससे उल्टा है कि जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्याएं जो है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और पाई आदि ऐसी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना ही जानते हैं कि जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या होता है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है ये वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसका मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं है और सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं है, क्योंकि जो संख्याएं परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे
कि जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि, इनको एक वास्तविक संख्या रेखा पर किस प्रकार हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 3 है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। या संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित कीजिए। अब देखिए, वास्तव में अगर हम वर्गमूल 2 की वैल्यू पर विचार करें तो इसके वैल्यू होते हैं 1.414 और ये आगे तक चलती रहती है, नहीं तो रिपीट होती है और नहीं कहीं टर्मिनेट होती है। तो इसको नहीं हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अप्रमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को अभी हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। कि देखिए, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, इस पर हम ये बिंदु 0 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 1, 2, 3 आदि इकाइयाँ ले लेते हैं कि 1, 2, 3। अब देखिए कि यहाँ पर हमें वर्गमूल 2 को निरूपित करना है, तो इसके लिए मैं जीरो वाले पॉइंट को बिंदु O मान लेता हूँ और 1 वाले पॉइंट को बिंदु A मान लेता हूँ। अब 0 से O से लेकर A तक एक इकाई है। A पर हम एक समकोण बनाते हैं। चांदे की सहायता से हम एक समकोण बनाएंगे। इस समकोण पर हम एक इकाई इसकी समकोण की लंबाई लेंगे। और A से लेकर B तक जो हमने एक इकाई लिया है, जहाँ तक एक इकाई पूरा होता है उस बिंदु को हम बिंदु B का नाम देते हैं। अब O और B को मिलाते हैं। देखिए, ये आपके पास क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज आ गई। अब देखिए, हमें OB कैलकुलेट करना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल OAB में समकोण त्रिभुज OAB में OB किसके बराबर होगा? OB बराबर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर द रूट। OA 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB देखिए 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1। अब 1 प्लस 1 2, यानी वर्गमूल 2। तो इसका मतलब OB किसके बराबर आ गया? वर्गमूल 2 के बराबर आ जाता है। तो हमें यहाँ से
वर्गमूल 2 लंबाई जो है प्राप्त हो जाती है, तो हम यहाँ O से लेके B तक की प्रकार खोल लेंगे और इसी रेडियस की चाप हम आगे लगा देंगे। तो देखिए ये संख्या रेखा पर जिस स्थान पर जाकर मिलती है, हमने यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोली और ये चाप जो है इस तरह से लगाई और ये यहाँ पर इस बिंदु पर आकर मिली और ये बिंदु, इसको हम P का नाम देते हैं और ये बिंदु P जो है ये संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो देखिए चित्र आपको अच्छी तरह से बनाना आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले 0 को बिंदु O लीजिए और 1 इकाई लंबाई लीजिए। जहाँ तक 1 इकाई पूरी होती है उस बिंदु का नाम A दीजिए। अब A पर एक समकोण, इकाई लंबाई का एक समकोण बनाइए, OB को मिलाएं। अब OB जो है हमने कैलकुलेट करके देखा किसके बराबर, वर्गमूल 2 के बराबर। अब वर्गमूल 2 के बराबर प्रकार खोल ली और एक चाप जो है संख्या रेखा पर लगाई, तो एक बिंदु P पर आकर के चाप मिलती है। बिंदु P जो है वो वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए हमें नोटबुक में क्या लिखना है। हम नोटबुक में लिखेंगे कि OA बराबर OB बराबर 1 इकाई। इस प्रकार लिया कि OA OB के समकोण है और इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में OAB में, इसलिए समकोण त्रिभुज OAB में आगे ये करते हैं कि OB बराबर ये और ये वर्गमूल 2। O को केंद्र मानकर एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है। बिंदु P वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। बिंदु P संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। उदाहरण 4, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करने के लिए पहले हमें पिछले क्वेश्चन की तरह से ही स्टार्ट करना होगा। एक वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं
0। अब देखिए, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करने के लिए हम एक संख्या रेखा लेते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह से ही जहाँ पर 0 है उस बिंदु को हम O का नाम देते हैं। एक इकाई जहाँ पर पूरी होती है उस बिंदु को हम बिंदु A का नाम देते हैं। बिंदु A पर हम एक समकोण की रचना करेंगे। इस समकोण की ऊंचाई भी हम 1 इकाई ही लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने 1 इकाई के समकोण की रचना कर दी है और इस बिंदु का हम नाम बिंदु B देते हैं और फिर हम और B को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने पिछले सम में देखा था कि OB किसके बराबर है। जैसे ये इकाई लंबाई है, ये भी इकाई लंबाई है, तो OB जो है वो किसके बराबर होगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर दी रूट 1 प्लस 1 अंडर दी रूट 2। तो OB जो है वह √2 के बराबर होगा। इतना हमने पिछले सम में भी कर लिया था, ये आपने रिपीट करना है। अब आगे देखिए क्या करना है कि जो बिंदु B आया है उसके ऊपर आप फिर से एक समकोण की रचना करेंगे। कैसे करना है कि B पे ये D का जो है सेंटर पॉइंट रखिए और OB के ऊपर ये एक लाइन आ जानी चाहिए, यहाँ से 90। इसकी भी लंबाई जो हम 1 इकाई लेंगे और जहाँ पर 1 इकाई पूरी होती है उसे हम बिंदु C का नाम दे देते हैं। ये समकोण। अब देखिए, आप O और C को मिलाइए। अब देखिए, हमें एक और समकोण त्रिभुज OBC प्राप्त हो गई है। ये कौन सी त्रिभुज थी, OAB। तो त्रिभुज OAB में हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी। अब त्रिभुज OBC में समकोण त्रिभुज OBC में क्या है, हमें OC ज्ञात करना है। OC किसके बराबर है, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर दी रूट। OB कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस BC अभी हमने 1 इकाई लिया था तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 और अंडर दी रूट। तो O से लेकर C तक जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वर्गमूल 3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OC के बराबर त्रिज्या लेकर के हम एक चाप खींचेंगे
जो संख्या रेखा पर किसी बिंदु के ऊपर काटती है। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो पहले हमने इस चित्र में ना दे रखा हो। यहाँ पर हम बिंदु क्यू का नाम देते हैं। देखिए चाप अगर दिखाई ना दे रही हो तो मैं दोबारा इसको ड्रा कर देता हूँ। तो जो बिंदु क्यू है ये संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करता है, यानी वर्गमूल 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से अब प्रश्नावली 1.2 अब प्रश्नावली 1.2 का पहले हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल जैसा ही है। फोर्थ एग्जाम्पल में हमने जैसे वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को निरूपित किया था, ठीक इसी तरह से इस सम में वर्गमूल 5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ठीक उसी तरह से एक संख्या रेखा लेनी है। चेंज क्या करना वो भी मैं बताता हूँ। अब देखिए कि वर्गमूल 5 जो है वो हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग अंडर दी रूट। कि 2 का वर्ग हो गया 4 और 1 का वर्ग 1। तो इस तरह से हम वर्गमूल 5 जो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें समकोण त्रिभुज की एक भुजा 2 इकाई लेनी होगी और जो लंब है वो 1 इकाई लेना होगा। तो हम संख्या रेखा पर जहाँ 0 है उस बिंदु को ओ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहाँ पर 2 इकाई पूरी होती है उसको हम बिंदु ए लेते हैं। बिंदु ए पर एक समकोण बनाएंगे। समकोण की जो लंबाई है वो हम 1 इकाई लेंगे। एक इकाई जहाँ पर पूरी हो जाती है उस बिंदु को हम बिंदु बी का नाम देंगे। अब ओ और बी को मिलाएंगे। अब देखिए कि इस समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी हमें ज्ञात करना है। तो ओ बी बराबर होगा ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर अंडर द रूट। ओ ए है 2 इकाई तो 2 का स्क्वेयर प्लस ए बी है 1 तो 1 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 1 वर्गमूल 5। तो ये वर्गमूल 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ओ को केंद्र मानकर ओ बी के बराबर त्रिज्या लेके हम एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा पर किसी बिंदु, इसका नाम दे दें कोई भी बिंदु P नाम दे देते हैं, किसी बिंदु P पर कट करती है और ये बिंदु P जो है वो वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। तो लिखना तो सिंपल ही है,
पहले ओ ए 2 इकाई लिया, ए पर एक समकोण ए बी लिया जिसकी लंबाई 1 इकाई है। अब हमें समकोण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त होगी जिसमें ओ बी बराबर ये चीज़ है। और अब ओ को केंद्र मानकर ओ बी के बराबर प्रकार खोल के या ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींची जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटती है। बिंदु P जो है वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। अब इसी के अंदर एक एक्टिविटी है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना। वर्गमूल सर्पिल में देखिए और कुछ नहीं करना आपने, वर्गमूल सर्पिल में आपने पहले एक इकाई लेनी है ओ ए, फिर उस पर समकोण, एक इकाई का रफ ही समझा रहा हूँ मैं, यहाँ समकोण बनाना आपने। ये क्या हो गया वर्गमूल 2। अब यहाँ आपने फिर समकोण बनाना है जिसकी इकाई फिर एक लेनी है आपने, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, और फिर आपने ये वर्गमूल 3 की रचना करनी है। यहाँ पर आप फिर से एक समकोण बना दीजिए और इसकी इकाई जो है वो 1 ले लीजिए, और ये वर्गमूल 4 अर्थात 2 इकाई के बराबर मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर एक समकोण और बना दीजिए और आगे इसी तरह से चलते रहेंगे हम, तो ये वर्गमूल 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप जहाँ तक बढ़ सकते हैं चलते जाएं और एक सर्पिल की रचना हो जाएगी, और ये वर्गमूल सर्पिल ही है और ये क्लासरूम एक्टिविटी है। अब प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो जितनी भी प्रमेय संख्या है वो वास्तविक है, जितनी भी अप्रमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ जैसे पहला कथन क्या है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो यह कथन सत्य है। सेकंड देखिए, अब अगर इसका कारण देना हो तो हम ये कहेंगे कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सेकंड पार्ट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। चलो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 0, 1, 2, 3। अब देखिए 1 को देखें तो ये वर्ग 1 का वर्गमूल होता है, 2 को देखें तो वर्ग 4 का वर्गमूल होता है, 9 को देखें तो 3 को देखें तो वर्गमूल 9 के बराबर होता है। तो इस साइड अगर हम देखें तो लगता है कि जैसे ये कथन सत्य हो कि वर्गमूल के हर एक बिंदु जो है वर्गमूल m के रूप का होता है। लेकिन 0 को अगर हम देखें तो 0 तो 0 का वर्गमूल ही है, और m यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्राकृत संख्या दे रखा है। तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से अगर हम -1 की बात करें
तो -1 भी किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि 0, -1, -2 आदि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब थर्ड देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है या तो प्रमेय होगी और या ही अप्रमेय होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रमेय होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं प्रमेय भी होती है, जो प्रमेय होगी वो अप्रमेय नहीं हो सकती। तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं परिमेय होगी वह अप्रमेय नहीं हो सकती। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या हर एक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अप्रमेय संख्या होती है? तो यदि हम देखें तो वर्गमूल 4 क्या किसके बराबर है? 2 के बराबर। और 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये तो एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से वर्गमूल 9 है, 3 के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अप्रमेय नहीं होता। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण दे दीजिए, जैसे वर्गमूल 4 बराबर 2, वर्गमूल 9 बराबर 3 आदि। आप ऐसे और भी उदाहरण दे सकते हैं। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 जो है वो